हेलो सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस व यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास के साथ मिल रहे हैं और नेक्स्ट क्लास है बीए और बीएससी सेकंड ईयर ज्योग्राफी। इसका पेपर फर्स्ट है, नंबर फर्स्ट संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल की यूनिट फर्स्ट चल रही है। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है संसाधन। संसाधन के अंदर प्रश्न नंबर क्या आया है अगला, संसाधन दोहन से क्या आशय है, इसे नियंत्रित करने के क्या उपाय है। तो नंबर फर्स्ट क्या हो गया इसके अंदर, संसाधन दोहन से क्या आशय है, यानी दोहन और इसे नियंत्रित करने के यानी कंट्रोल करने के क्या उपाय है। तो देखो हम बात करते हैं यहाँ पे पहले संसाधन के दोहन के बारे में। मानव सभ्यता का विकास भौतिक संसाधनों के उत्तरोत्तर दोहन व उपयोग पर निर्भर करता है। यानी मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी जो मानव सभ्यता है उसका विकास किस प्रकार से होगा, यानी जितने भी संसाधन है उनका दोहन करना होगा या उनका उपयोग करना पड़ेगा। तो उसी से क्या होगा, उसी के ऊपर निर्भर कितनी मात्रा में कौन सी जगह पर संसाधन पाए जाते हैं उसका भी मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। कहीं पर संसाधन बिल्कुल न्यून मात्रा में होते हैं तो कहीं पे अत्यधिक मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं। मानव संसाधन इसमें है, संसाधनों का अनियंत्रित तरीके से उपभोग करना ही संसाधन दोहन कहलाता है। यानी अनियमित तरीके से अनियंत्रित तरीके से संसाधनों को क्या करते हैं, हम दोहन कर रहे हैं, बिल्कुल मनचाहे रूप से व्यर्थ कर रहे हैं, उनको बिल्कुल अंधाधुंध से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि संसाधन दोहन अत्यधिक मात्रा में हो रहा है। मानव है आगे जो पर्टिकुलर जो जनसंख्या आ रही है ना उसका ध्यान रख रहा है तथा विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिकी परिणाम है तथा जनसंख्या वह लगातार बढ़ती जा रही है तो संसाधनों पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है। तो इसके बारे में चिंतित नहीं है और इसके बारे में हमेशा सम्मेलन वो भी राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर भी होते हैं तो इनमें ध्यान नहीं दिया जाता। तो हम देखो यहाँ पे चर्चा करते हैं कि मानव ने अपनी असीमित आवश्यकताओं, यानी आवश्यकताएं कैसी है मानव की, मानव की असीमित मानव की आवश्यकताएं कैसी है, असीमित, यानी कभी समाप्त न होने वाली और इनकी समाप्ति का कोई स्रोत भी नहीं है। यानी जितना मानव को पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध है उसके बाद में भी अलग अलग तरीकों से अलग अलग बिल्कुल नए रूप से उन संसाधनों की खोज में लगा रहता है। मान लो इतना है तो इतना और कर ले, तो इन संसाधनों को और निकाल ले। तो ये मानव का अंदर असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। पूर्ति हेतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से उपभोग करना आरंभ कर दिया है, जो कि संसाधन दोहनी है। तो ये भी क्या है, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का क्या कर रहा है, अविवेकपूर्ण यानी अवैध तरीके से उनका दोहन कर रहा है। वो भी क्या है, संसाधन दोहन। ठीक है, अब देखो अपनी उत्तरोत्तर प्रकृति और जो प्रवृत्तियां हैं यानी वैज्ञानिक विधियां हैं प्रवृत्तियां हैं उसके अनुसार मानव मिट्टी, जल, वन, खनिज इत्यादि का गहन व व्यापक उपयोग करता हुआ भौतिक उत्पादन व सुख सुविधाओं का विस्तार करता गया है। प्रवृत्तियां चार प्रकार की होती हैं। देखो कि जो किस किस प्रकार से दोहन कर रहा है वो उनकी प्रवृत्तियां चार प्रकार की। होती है। नंबर 5 प्रवृत्ति की बात करते हैं तो देखो संसाधन निष्कर्षण, जिसके द्वारा पृथ्वी से कच्ची सामग्री प्राप्त होती है। यानी यहां से क्या करते हैं, नंबर 5 में कच्चा माल की प्राप्ति करते हैं, प्राप्ति। ठीक है, प्राप्ति करते हैं। इसमें फसलोत्पादन, खनिज निष्कर्षण इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार की प्रभाव जो विधि है कि निरंतर परिष्करण से अब मिट्टी की उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हो गई है। यानी दिन प्रतिदिन फसल के अंदर है वो वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ोतरी हो रही है।
अब उत्पादन में वृद्धि क्यों कर रहा है मानव? क्योंकि संसाधनों पर दबाव नहीं पड़े, इसके लिए क्या कर रहा है? जितनी जनसंख्या वृद्धि हो रहे हैं उसके लिए अनुत्पादन, इसलिए उत्पादकता को बढ़ाना भी जरूरी है। भूगर्भ की अतल गहराई पर स्थित बहुमूल्य खनिज व पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा भी अब मानव से सुलभ है। यानी मानव ने इतना वो कर लिया कि नीचे भूगर्भ के अंदर बहुत अत्यधिक गहराई के अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध थे उनको इतना कौशल यानी इतनी तकनीकी का विकास हो गया कि ये बिल्कुल ही जोखिम भरा नहीं होता और नीचे से भी संसाधन, इसमें खनिज पदार्थ हो सकते हैं, कोई भी जल वगैरह हो सकते हैं, पीने का जो पानी वगैरह हो सकता है, तो वो सुलभ रूप से प्राप्त करने लग गए। सेकंड बात करते हैं संसाधन रूपांतरण। इस प्रावधानिक द्वारा कच्ची सामग्री को वांछित गुणधर्म वाले पदार्थों में परिणत कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे संसाधन रूपांतरण, संसाधन रूपांतरण की बात करते हैं तो संसाधन जैसे कच्चा माल आपको प्राप्त हो गया, कोई भी चीज है, ठीक है, उसको दूसरी चीज में कन्वर्ट करना, यानी उसको बदल देना। उसको बदलने से क्या होगा? नया उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? संसाधन रूपांतरण। यानी जो एक उत्पाद है उसको नए चीज में रूपांतरण कर देना। जैसे पेट्रोलियम से कृत्रिम धागे, उर्वरक तथा प्लास्टिक की सामग्री का निर्माण किया जाता है इत्यादि। नंबर थर्ड बात करते हैं दूरी निर्वाहक प्रविधियां, जिससे किसी भी पदार्थ को परिवहन साधनों द्वारा विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जा सकता है। तो परिवहन की विधियां है या परिवहन के साधन है, उनसे क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जो भी कच्चा माल है या रूपांतरण किया हुआ माल है, दोनों कैटेगरी का माल है, वो देश के एक हिस्से से लेकर और दूसरे हिस्से से पहुंचा देना बिना किसी झंझट के। तो इसमें क्या आता है? जल परिवहन का भी, रेल परिवहन को भी काम में ले सकते हैं और हवाई यातायात को भी काम में ले सकते हैं। सड़क परिवहन, रेल परिवहन सभी से सुलभ, जिससे भी सुलभ होगा उससे किसी भी क्षेत्र के पर्टिकुलर उसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा दिया जाए। नंबर फोर्थ है क्षेत्र संसाधन परिविधियां। क्षेत्र संसाधन परिविधियां यानी क्षेत्र विशेष विधियां। देखो क्षेत्र विशेष जो विधियां हैं, जैसे दूरसंचार द्वारा अब विश्व के किसी भी क्षेत्र में अधिक कार्यकलाप की सघनता में अभिवृद्धि संभव है। यानी क्षेत्र विशेष की जो विधियों से द्वारा है क्या है? उत्पादन वगैरह की चीज क्षेत्र को बढ़ाया जाए तो उनसे संबंधित है। परंतु क्लब ऑफ रोम ने अपनी रिपोर्ट वृद्धि की सीमाएं में विवेचन किया है कि जनसंख्या, औद्योगिकरण, प्रदूषण, भोजन उत्पादन और संसाधन ह्रास की द्विगुणित वृद्धि विकास गति के कारण पृथ्वी जैसी परिसीमित इकाई के संसाधन व वहन क्षमता पर अधिक बोझ बढ़ता जा रहा है। यानी मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जनसंख्या वगैरह बढ़ रही है तो पृथ्वी की एक जो इकाई है, भार है, उस पे भार लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसको भी दृष्टिगोचर करना चाहिए। अतः आशंका यह है कि जनसंख्या व औद्योगिक या अन्य उत्पादकों की बढ़ती गति हासोन्मुख ही नहीं अपितु अवरुद्ध हो जाए। अनुमान से सभ्यता के यदि काल से सारे विश्व के में विभिन्न खनिजों का जितना शोषण या उपयोग हुआ उतना अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 1914 और 52 को अवधि में हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष में 1914 से 1952 में इतने संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने संसाधनों का खनन हुआ वो बहुत ही अधिक मात्रा में था। इस प्रकार 1950 में यहाँ विभिन्न वस्तुओं के कुल 270 करोड़ टन उपयोग हुआ, जिसमें कृषि पदार्थ, निर्माण सामग्री इत्यादि का प्रति व्यक्ति उपभोग 19 किग्रा था। यदि संपूर्ण विश्व का जीवन स्तर संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर हो जाए तो आधुनिक उपयोग की वस्तुओं की मात्रा लगभग 10 गुनी हो जाएगी। तो इसलिए अमेरिका के क्षेत्र में जितना उपयोग हो रहा है उतना हर जगह नहीं हो रहा। ठीक है, इस बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति हेतु जीवमंडल में संसाधनों का अधिक शोषण होगा। अब जैसे जैसे क्या है, मानव, आपको भी पता है कि मानव की क्या है, मांग अत्यधिक बढ़ती है कि उसके पास भवन है तो भवन के अंदर और भी चीजें ली है।
पहले जैसे आदि मानव कैसे रहता था पृथ्वी के ऊपर, आदि मानव सिंपल है, वो झोपड़ी वगैरह बना के रहता था, यानी अपना और कच्चा कंदमूल वगैरह और कच्चा मांस वगैरह खा के अपनी जीविका पूर्ति करता था। अब वो कच्चा मांस भी नहीं खाता, पर उसको क्या है, इतनी प्राकृतिक चीजें उपलब्ध, यानी कंदमूल इतना प्राकृतिक नहीं हुआ, इसलिए भूखा रहने के बजाय उसने क्या किया, कच्चा मांस को खाना पड़ा। फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, संसाधनों का उसको ज्ञान होने लग गया, यानी फर्स्ट संसाधन इज द फायर, यानी अग्नि का उसने जैसे ही उत्पन्न हुई उसके पास में, और उसने मांस वगैरह और वनों को जलाना स्टार्ट कर दिया। अब मांस जैसे उसने पका के खाना सीख लिया, उसके द्वारा उसको अन्य चीजों का पता पड़ा, यानी पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि एक चीज के द्वारा उसने धीरे धीरे विस्तार करके वर्तमान की जो सभ्यता है इसमें बहुत सी तकनीकों का विकास करके संसाधनों का दोहन वर्तमान में भी जारी है, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बहुत से में हम कह सकते हैं कि और भी विशेष तरह से किस प्रकार से संसाधनों का विदोहन किया जाएगा। यानी तो हम कहते हैं कि वर्तमान में क्या है, पेट्रोलियम पदार्थों से चल रहा है, भूतकाल किससे चला था, वो कोयले वगैरह से चला था, और आने वाला जो टाइम है वो किससे चलेगा, वो सौर ऊर्जा से चलेगा। तो यही कह सकते हैं हम कि संसाधनों की आने वाले समय में और भी ज्यादा कठिनाई होगी और भी ज्यादा मुश्किल होगी। तो इसी प्रकार से संसाधनों पे सबसे ज्यादा जोर डाला गया है कि इस प्रकार से अगर जनसंख्या की मांग, व्यक्ति की मांग बढ़ती जाएगी तो किस प्रकार से संतुलन नहीं बनेगा, और ये एक संतुलन होना चाहिए। अगर संतुलन नहीं बना तो पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें विघटन या असंतुलन उत्पन्न होगा, जिसके कई खतरे या परिणाम भुगतने होंगे मानव को प्रकृति जन्य, जो वर्तमान में देखे जा सकते हैं कि कई महामारियां विकराल रूप धारण कर लेती है, तथा कई प्रकार के जो बारिश है वो कभी अतिवृष्टि अत्यधिक हो जाती है, कभी सूखा पड़ के हो जाता है। तो ये प्राकृतिक की अलग प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। तो ठीक है, ये हो गया क्षेत्र विशेष की विधियों में, ठीक है। इसके बाद में हम कह सकते हैं, लेकिन क्या इस बढ़ते शोषण के चलते जीवन मंडल जो एक सीमित इकाई और संसाधन भंडार है, संसाधन है, जैसे इस भौतिक सभ्यता की बढ़ती हुई गति अधिक दिनों तक टिक सकेगी। अब यहाँ पे बात यह आ रही है कि वर्तमान में जिस प्रकार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, क्या कि आगे वाले समय में ये स्तर रह पाएंगे, यानी जितने संसाधन हैं केवल उनकी उपयोग करके क्या संतुष्ट हो पाएंगे ये लोग। अब देखिए, क्या विश्व के आधुनिक आर्थिक प्रगति की वर्तमान दर चलती रहेगी, तो इससे हम आगे वाले अभी जो वर्तमान स्तर देखते हैं तो उसके आधार पर लगता है कि मानव के सामने बहुत बड़ी कठिनाई आने वाली है, कि वर्तमान में जैसे भयंकर महामारी आई है कोरोना, उसकी वजह से देखते हुए कि संसाधनों को स्थिरता प्राप्त हो गई होगी आने वाले समय में। तो अमेरिका जैसे उन्नत देशों के आर्थिक विकास व उन्नत जीवन स्तर में केवल वहां के निवासियों की प्रविधियां कैसी थी, वैज्ञानिक क्षमता व संगठनात्मक कुशलता का हाथ नहीं, अपितु देश विदेश दोनों के विभिन्न संसाधनों के उत्तरोत्तर शोषण का योग है। यही नहीं है कि अमेरिका के पास तकनीकी है, अमेरिका दूसरे देशों के आसपास से क्या करता है, संसाधनों को लेता है और उसका रूपांतरण चेंजेस करता रहता है। 1965 तक बहुमूल्य धातुओं का छोड़कर बेसिक पदार्थ ही भूगर्भ से निकाले जाते थे, जिनमें क्ले, तांबा, लोहा, सीसा, टिन, अभ्रक, कोयला, नमक, पारा इत्यादि प्रमुख थे। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि प्राचीन काल के अंदर क्या था, केवल मुख्य रूप से कुछ ही खनिज पदार्थ निकाले जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि सभी खनिजों के बारे में जानकारी थी मानव को, नहीं, मात्र सिलेक्टेड जो खनिज थे उन्हीं का पता था और उन्हीं का संसाधन या दोहन किया जाता था। जैसे भी व्यक्तियों का धीरे धीरे बढ़ा, उनको पता पड़ा कि अलग अलग तैयार लगभग 200 से अधिक खनिजों का विदोहन किया जा रहा है वर्तमान में, 200 से भी ज्यादा खनिजों का पता चल गया है और उनका खनन किया जा रहा है। पहले के समय पोटास, निकल, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, वेनेडियम, मैग्नीज और टंगस्टन आदि अज्ञात संसाधन बने हुए थे। अब वर्तमान में ये ज्ञात संसाधन हो गए हैं। अब बात करते हैं अगला, विश्व की जनसंख्या 1750 में केवल कितनी थी? (1750) में जनसंख्या कितनी थी? केवल 66 करोड़ थी।
66 करोड़, लेकिन अब यह जनसंख्या 720 करोड़ से भी अधिक हो गई है। यानी अगर वर्तमान की बात करें तो कितनी हो गई है वर्तमान में? 720 करोड़, यानी बहुत अत्यधिक हो गई और संसाधनों पर एक तरह से वजन भी बढ़ गया। मनुष्य की आवश्यकताएं भी समय अनुसार बढ़ गई है, अतः भोजन, कपड़ा, मकान, परिवहन साधनों, यंत्रों व हथियार तथा औद्योगिक कच्चे माल की मांग के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक तीव्र गति से दोहन किया जा रहा है। वर्तमान स्तर पे भी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में उतने ही यंत्र बनाने चाहिए, उतने ही परिवहन के साधन चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अलग से मकान वगैरह, अलग से हथियार वगैरह, अलग से लग्जरी, यानी सभी चीजें लग्जरी। कोई मानव संतोषजनक रूप से ये नहीं कह सकता कि मेरे पास इससे इस तरह से काम चल जाएगा। मानव को ऊपर से ऊपर बढ़ने की ख्वाहिश है, एक से बढ़कर एक, करोड़ से लखपति से ज्यादा, यानी जितनी शक्तियां हो रही संसाधनों का इतनी पूर्ति से संशोधन कर रहा है कि एक दो दीवारें बन चुके हैं कि जो निचले स्तर के, जो निम्न स्तर वाले और तथा ऊपरी स्तर के। ठीक है, इसके आगे देखो अपन बात करते हैं अगले। बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रभाव से भूतत्वों का न केवल अत्याधिक अपितु स्वार्थ संसाधन हेतु अनियंत्रित व विनाशकारी तरीके से दोहन किया जा रहा है। उदाहरणतः गत 300-400 वर्षों में करोड़ों हेक्टेयर भूमि से वनों को जलाकर काट दिया गया, जिसके कारण मृदा अपसरण अत्यंत तीव्र हो गया। तो ये है कि कई बार क्या करते हैं, वनों को काट के वहां पे कृषि की जाती है तथा वनों को जला दिया जाता है, उसके भी भयंकर परिणाम सामने आते हैं। इसी प्रकार से भूमि के गलत उपयोग से, वनों के अत्यधिक कटाव आदि के कारण संपूर्ण संसार में कृषि तथा वन्य प्रदेशों का है वो घटते जा रहे हैं लगातार धीरे धीरे। अनवीनीकरण संसाधन जो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, जैसे तांबा लगभग 33 वर्ष, सीसा 18 वर्षों में, जस्ता 20 वर्षों में समाप्त हो जाएगा, टिन 45 वर्षों में तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिज जैसे लोहा 161 वर्षों में लगभग समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में समुचित तकनीकी ज्ञान की कमी अथवा आर्थिक या भौतिक दृष्टि से उत्पादन लाभप्रद न होने के कारण अनेक खदानें या तेल के जो गैस के कुएं हैं को छोड़ दिया जाता है मुख्य रूप से। इसी प्रकार से 21वीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग में भी मनुष्य जल या हवा इत्यादि को प्रकृति की मुक्त देन समझकर न केवल इनका अत्यधिक दोहन या शोषण कर रहा है, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से इनको दूषित भी कर रहा है। यानी प्रकृति मानव को संसाधन देती है तो उसका कोई मूल्य नहीं देती है, यानी एज ए फ्री कॉस्ट में प्रकृति देती है, पर मानव उनको निकालकर उनको बाजार में बेचता है तो उनसे मूल्य अर्जित करके वो क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव प्राकृतिक वातावरण को अन्य सभी जीवों व जानवरों से अधिक शोषित व विनिष्ट करता है। पशु पौधे प्राकृतिक वातावरण के अंग है और वे अपनी पारिस्थितिकी व वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, परंतु मानव अपने ज्ञान व तकनीकी से प्रकृति का विरोधी होता जा रहा है। यानी मानव क्या कर रहा है, अपनी तकनीकी और जितना मानव का ज्ञान बढ़ता जा रहा है उससे क्या है, प्रकृति का विरोधी होता जा रहा है। यानी प्रकृति को बिल्कुल अपने मूल रूप में न होकर उसे क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है और उसके परिणाम बहुत भयंकर उत्पन्न हो रहे हैं लगातार। जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वर्षा कहीं नहीं होती, कहीं सूखा होता है, तो आपको परिणाम देख ही रहे हैं। प्रकृति उसके प्रतिरोध का प्रतिहिंसात्मक बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्तर देती है। यानी ये नहीं है कि प्रकृति उत्तर नहीं देती, बस प्रकृति कुछ समय के लिए है स्थिर रहती है और उसके बाद में मानव करता रहता है चेंजेस, फिर प्रकृति उसको उल्टे से चेंजेस करने में भागीदारी रहती है। इसी प्रकार मानव व प्रकृति का अंतर्द्वंद आज भी निरंतर चलता आ रहा है। अतः 21वीं सदी मानव प्रकृति संसाधनों का जितना अधिक विनाश है उतना ही बड़ा पुनर्निर्माता और यानी हम लास्ट में कह सकते हैं इस बात पे कि जितने मानव संसाधनों को नष्ट कर रहा है, क्या उतना उत्पादन कर रहा है या उतने नए संसाधन बना रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बन रहे। तो इस प्रकार से संसाधनों को है वो मुख्य रूप से दोहन ज्यादा हो रहा है, उतने निर्माता नहीं हो रहे, उतनों का नव सर्जन नहीं हो रहे हैं, नहीं अलग से निर्माण हो रहा है। अब बात करते हैं संसाधन दोहन को नियंत्रित करने के उपाय।
नियंत्रित करने के उपाय। अब देखो नियंत्रित करने के उपायों के बारे में है। नंबर 5 बात करते हैं। किसी भी देश या प्रदेश को इकाई मानकर उसके कुल संसाधनों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी यहाँ पे है संसाधनों का ज्ञान। किसी भी क्षेत्र में यहाँ पे आ जाता है कि कोई भी क्षेत्र हो, उनके संसाधनों का पर्टिकुलर ज्ञान आवश्यक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के संसाधन ज्ञात व संभाव्य का पूर्ण लेखाजोखा, परिणाम, विशेषताएं और गुणों का पता हो। इसके लिए वातावरण के तत्वों के पारस्परिक अंतर संबंध को जानना आवश्यक है, क्योंकि एक को नष्ट करने या ह्रास करने से पूर्ण वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, यदि वनों को साफ यानी नष्ट कर दिया जाए तो मृदा का क्षरण बढ़ जाता है तथा संपूर्ण आर्थिक चक्कर पर इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है यानी दिखाई देता है। सेकंड है, किसी भी देश के तत्कालीन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कम आर्थिक मूल्यों वाले संसाधनों को विनिष्ट करना अविवेकपूर्ण है। भविष्य में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि तथा अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनका लाभदायक उपयोग संभव है। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, यानी किसी भी देश की तात्कालिक आवश्यकता है, किसी भी देश की तात्कालिक आवश्यकताएं तात्कालिक आवश्यकताओं से हम बात कर सकते हैं कम आर्थिक मूल्यों वाले संसाधनों को विनिष्ट करना अविवेकपूर्ण है। भविष्य में तकनीकी ज्ञान की वृद्धि अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनका लाभदायक उपयोग संभव है। जैसे अमेरिका पहले 4% कम धातु खनिज तथा तांबा आयोजक को अलाभकारी समझकर छोड़ दिया था, लेकिन वर्तमान में 1% से कम धातु अंश वाले तांबा आयोजक की खुदाई होगी। यानी पहले अमेरिका के अंदर ये था कि जहां पे 4% से जिस स्थान पर 4% तांबा उत्पादन है, यानी जिस खनिज मिश्रण में, उसको छोड़ दिया जाता था। पर वर्तमान में संसाधनों की इतनी कमी हो गई और इतनी चीज हो गई कि जहां पे 1% संसाधन यानी तांबा उपलब्ध है, उसका भी क्या कर रहा है, उसको परीक्षण कर रहा है, उसको बिल्कुल से निकाल रहा है, अलग अलग शोधन कर रहा है। तो आज ये स्थिति हो गई है कि पहले 4 से 5% वाले तांबा को छोड़ा जाता था और वर्तमान में 1% वाले को भी नहीं छोड़ा जाता है, उसका भी परीक्षण करके उसको शोधित करके उसको काम में लिया जा सकता है। तो इससे इस बात से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि संसाधनों की कितनी कमी हो गई और कितना मूल्य अधिक देना पड़ रहा है। तीसरा थर्ड नंबर है, जिन संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है उसके लिए पूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए, जैसे उत्तम खाद व उर्वरकों के उपयोग तथा फसल चक्र से मृदा को हजारों वर्षों तक उपजाऊ बनाए रखा जा सकता है। अतः ऐसे संसाधनों की उत्तरोत्तर उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना मुख्य आवश्यक है। नंबर 4 है, जो संसाधन सीमित मात्रा में है या समाप्त होने वाले हैं उनका पूर्ण विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी जो संसाधन खत्म यानी समाप्त होने की कगार पे है, उनकी जगह या तो दूसरे संसाधन यानी विकल्प का मौजूद हो या उनको कम रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। अगला देखो, विज्ञान तकनीकी ज्ञान। विज्ञान व तकनीकी ज्ञान से संवर्धन द्वारा निरंतर ऐसे अनुसंधान किए जाने चाहिए जैसे सीमित संसाधन कोयले या पेट्रोलियम के स्थान पर विद्युत या सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। यानी जो संसाधन समाप्त हो रहे हैं उनकी जगह नवीनीकरण जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। तो उससे अगला है विभिन्न। नंबर 6 है, विभिन्न संसाधनों का उपयोग संतुलित, समुचित एवं बहुउद्देश्य होना चाहिए। यह नहीं कि किसी भी संसाधन का एक उद्देश्य हो, यानी बहुउद्देश्य यानी बहुत सारे उपयोग उसके किए जाए, वो उद्देश्य होगा तो वो संसाधन अधिक समय के लिए टिक पाएगा। अगला है
नियोजन। देखो नियोजन में क्या करते हैं, राष्ट्रीय संसाधन नियोजन का होना आवश्यक है। इसमें क्या होगी, नंबर 5 अगर बात करें तो बात करें तो आत्मनिर्भरता। अगर संसाधनों का हम क्या करेंगे, नियोजन करेंगे तो फर्स्ट बात क्या होगी, आत्मनिर्भरता होगी। तथा आत्मनिर्भरता यानी राष्ट्रीय, यहाँ पे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की बात करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की बात करेंगे। वर्तमान युग में विश्व में कोई भी देश स्वयं पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने का दावा नहीं कर सकता। यानी वर्ल्ड अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो कोई भी देश पर्टिकुलर आत्मनिर्भर नहीं है वर्तमान समय में, ये बिल्कुल फैक्ट है, जिससे दूसरे देशों से कम उत्पाद या पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है वो देखो, संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए न केवल प्रशासन प्रत्येक स्तर अथवा स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक व केंद्रीय सरकार अपितु सभी नागरिक संगठन तथा सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर जागरूकता व सहयोग की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। यानी एजुकेशन देकर या क्षेत्रीय भावना से विकसित करके या किसी भी जागरूकता के माध्यम से संसाधनों का है वो दोहन के तरीकों का पता लगाए तथा उनके बारे में नॉलेज दे, उनके बारे में जानकारी दे ताकि संसाधनों का संशोधन कम। अगला है 9वां है जनसंख्या। देखो जनसंख्या संसाधन है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी मानव क्या है तो जनसंख्या का हिस्सा है और वहां पे में पर्टिकुलर संसाधन है। अतः राष्ट्रीय विकास के लिए निवासियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक विकास हेतु समुचित सुविधाओं का होना आवश्यक है। प्राकृतिक वातावरण को न केवल संचित पदार्थों अपितु संसाधनों व संपूर्ण क्रियाशीलता को पूंजी समझकर अपनी समुन्नति व कल्याणपूर्ण परिस्थिति को समुचित सक्रियता में ही निहित समझे। तो इस रूप से हम कह सकते हैं कि संसाधनों का है वो है विवेकपूर्ण, इसमें क्षेत्रीय प्रति नए संसाधनों का पता लगाना, ऐसी विधियां विकसित करना जिससे संसाधनों का नए तरीके से विदोहन न हो सके और आने वाले समय में है जो संसाधनों का विभिन्न मुख्य रूप से पर्टिकुलर ध्यान रखा जाए। अब इसमें संसाधन कोई भी हो सकते हैं, जल हो गया, विभिन्न प्रकार के हो इनके। अब है अगला, जैसे हम बात करते हैं विकल्प संसाधनों की बात, तो इनकी जगह जो विकल्प संसाधन इस प्रकार के हो गए कि पर्टिकुलर जैसे कोयला है, पेट्रोलियम को पूर्व में खत्म हो जाएंगे, यानी आने वाले समय में पूर्व से उनका उद्योग खनन कर रहे हैं तो आने वाले समय में ये खत्म हो जाएंगे। तो इसके स्थान पर क्या है, नए उद्योग इस्तेमाल करें या नए संसाधनों का प्रयोग किया जाए। अब नए संसाधनों में जैसे सौर ऊर्जा, सौर एनर्जी का उपयोग करके हम संसाधनों को लंबे, जैसे मृदा है, मृदा उत्पादकता, मृदा में क्या है नए खाद वगैरह डाल के उसकी जो एनर्जी है उसको बिल्कुल से बनाए रखे और उस एनर्जी को बनाने के लिए फिर क्या है हम एक लंबे समय तक उसमें क्या करेंगे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से है उसको भू रिचार्ज, यानी जो जल है जल को भू रिचार्ज यानी वर्षा वगैरह का जो जितना भी जल आता है उसको फैलाएंगे, उसको संरक्षित करके और एक मुख्य रूप से क्या बना लेंगे जल संरक्षण इकाई स्थापित कर लेंगे। इसी प्रकार से जो देश की तेजी मांग बढ़ रही है उसको भी नियंत्रित करके और संसाधनों का एक बिल्कुल स्तर तैयार करके जो आने वाली आवश्यकताएं और भी अत्यधिक बढ़ती है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इससे वर्तमान के जो संसाधन है उसके द्वारा जो नियोजित विकास है यानी सतत विकास है वो नहीं होगा। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के कारण पृथ्वी की पैर पर बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कह सकते हैं कि ओजोन परत है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, ओजोन परत नष्ट हो रही है तथा तापमान बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सेमिनार, पृथ्वी सम्मेलन हुए, जिस प्रकार से कई सम्मेलन हुए, उनके सम्मेलनों के द्वारा ये जागरूकता फैलाई गई कि संसाधनों का यानी CO2 का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जितने स्तर में वृद्धि हो रही है उसको कम किया जा सके। तो ये एक प्रकार से संसाधनों के ऊपर क्या है लगाम कसो, तभी जाके है वायुमंडल में इतनी जो प्रदूषित गैसें हैं, जो वायुमंडलीय क्षेत्र को प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उसको कम से कम किया जाए। तो इस प्रकार से सभी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके लिए कई प्रशिक्षण जो शालाएं हैं वो खोली जाए तथा जो से प्रदूषण फैलाने वाले वाहन वगैरह है यानी संसाधनों को अत्यधिक उन पे लगाओ, वहां पे सौर ऊर्जा की है, विद्युत चालित है, भूतापीय एनर्जी, जीवाश्म है, बायोगैस है आदि का उपयोग करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि ये जो
संसाधन है वो आने वाले समय में, इसके लिए केंद्र सरकार हो या नागरिक संगठन हो, तो इससे आने वाले समय में इनको समुचित रूप से इन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। और तथा इससे कई जो देश है वो आत्मनिर्भरता यानी विकसित श्रेणी में पहुंच भी गए हैं और वहां तक पहुंचने का इंतजार भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये है संसाधन दोहन से आशय व इनके नियंत्रित करने के उपाय है। तो पहले आप जब कॉपी में इसका आंसर दो तो पहले सभी पॉइंट है उनको एक जगह करोगे और तथा उसके बाद में इनका वर्णन करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।